और वो दिन आ पहुंचा जब मैं रुखसत होने वाली थी, अपने घर को छोड़ने वाली थी, और इस इंतज़ार में कि राजकुमार कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, लेकिन किशोर कुमार कुछ भी ना कर सका। और मैं दुल्हन बन के उसी हवेली में पहुंच गई जो कार्तिक के बाप की हवेली थी। वो कमरा जो मेरे लिए सजाया गया था, दूल्हा और दुल्हन के लिए उस कमरे को बेइंतहा सजा दिया गया था। फूल ही फूल बिछाए गए थे, दरो दीवार पे फूल लगे हुए थे, पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजाया गया था। ऐसा कमरा सजाया गया था कि उससे पहले मैंने ऐसा कमरा नहीं देखा था। अगर मेरी शादी ये मर्जी से हो रही होती तो ऐसा खूबसूरत सजा हुआ कमरा देख के मैं भी हैरान रह जाती। मैं तो रोए जा रही थी, मैं तो दुखी थी, अंदर से टूटी हुई थी कि आहिस्ता आहिस्ता सब खवातीन मुबारकबाद देते देते जो एक मिलने का सिलसिला होता है वो कम होने लगा। और मुझे पता लगा कि मेरा शौहर साथ वाले कमरे में ही बैठा शराब पी रहा है कार्तिक के साथ। कार्तिक शराब पीता था और मेरा शौहर भी बाहर रहता था। बाहर ममालिक में तो शराब पी जाती है और वो एक शराब पीने का आदी था, लेकिन कार्तिक ने उसको ऐसा बिठाया शराब के लिए कि वो दोनों पीना ही शुरू हुए। और मैं दुल्हन बनी बैठी इंतज़ार कर रही थी और यही सोचे जा रही थी, मैं इस कमरे में तो आ गई हूं, दुल्हन हूं, मैं इस कमरे में खुदकुशी कैसे करूं। अगर आज रात मुझे राजकुमार ले गया ठीक, नहीं तो कल तक मैं अपनी जिंदगी को ख़त्म कर डालूंगी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। मैं तो राजकुमार से प्यार करती हूं। यही सोचते सोचते कितनी रात हो गई, क्योंकि वो दोनों बैठे पीने में मुसलसल मसरूफ थे कि मुझे अब नींद आनी शुरू हो गई। और मैं बिस्तर पर जो बैठी हुई थी ऐसे टेक लगाई तो मैं सो सी गई। जब मैं आंख खुली तो कमरे के अंदर बहुत कम रोशनी थी और मेरा होने वाला शौहर मेरे करीब आ चुका था। मैं एकदम से उठ गई और एकदम से गिड़गिड़ाई, खुदारा मेरी बात सुन लीजिए। आपको भगवान की सौ पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं किसी से बेइंतहा प्यार करती हूं। मेरी रूह उसके लिए बेचैन है। मेरा जिस्म पाक है, मेरे जिस्म को उसने कभी छुआ तक भी नहीं है, लेकिन मेरी रूह उसकी हो चुकी है। मैं चाहूं भी तो आपको अगर जब आप मेरा जिस्म नोच भी डालेंगे तो मेरी रूह उसी की रहेगी। मैं उससे बेइंतहा प्यार करती हूं। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने वालिदैन के आगे शर्म हया की वजह से इनकार नहीं कर सकी, लेकिन आपको सच बताने पे मजबूर हूं। मैं किसी और से बेइंतहा प्यार करती हूं। मेरा राजकुमार, मेरा राजकुमार, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। भगवान के लिए मुझे उसके लिए छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ किशन कुमार की हूं। तो उसी वक्त कमरे के अंदर एक आवाज गूंजी। हां, तुझसे कहा था ना, तुझसे कहा था कि एक दिन आएगा, एक दिन आएगा तू मेरी हो के रहेगी। आज तेरी सुहाग रात है ना, और आज मैं ही तेरा पति हूं। वो दूसरे कमरे में बेहोश पड़ा है जिसने तेरे साथ फेरे लिए हैं, आज मैं ही तेरा पति हूं। और ये आवाज़ किसी और नहीं, कार्तिक की थी, उसी खबीस कार्तिक की जिसने मेरा रास्ता रोका था और उसकी आंखों में शैतानियत थी। और उसने मुझे बताया था वो कई अरसे से मेरे पीछे फिर रहा है, मुझे हासिल करना चाहता है, वो मुझे देख चुका है। रमेश कुमार के साथ कई दफा उसने मुझे देखा है। किशन कुमार के साथ, रमेश का यार, किशन कुमार के साथ उसने मुझे कई दफा देखा है। और इसीलिए उसने मेरा रास्ता रोका था कि वो मुझे शदीद प्यार करता है और मुझे हासिल करना चाहता है। और ये बात मैंने किशन कुमार को बताई भी थी। वो शदीद गुस्से में आ गया था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया था कि नहीं, वो बदला नहीं लेगा। और हम फिर मुख्तलिफ मंसूबे बनाने लगे थे कि किस तरीके जान छुड़ाएं कार्तिक से भी और हमारी शादी भी हो जाए। रीत प्रीत ऐसी थी कि हम रिश्तेदारों में शादी नहीं कर सकते थे, वो मेरा रिश्तेदार था, और कार्तिक से कैसे हम जान छुड़ाएं। लेकिन आज वही कार्तिक मेरे कमरे में मौजूद था, और जिससे मेरी शादी हुई थी, जिसके साथ मैंने फेरे लिए थे, वो इतना शराब पी के धुत हो गया था कि वो दूसरे कमरे में बेहोश पड़ा हुआ था। और इस हवेली में
उसने कहा, देखा ये कैसे मैंने खूबसूरत तुम्हारे लिए फूल सजाए हैं, इस कमरे को कैसी ख्वाबगाह को कैसा सुहाग रात के लिए खूबसूरत बनाया है, ये मैंने अपने लिए बनाया है। मुझे पता थी कि तुम यहां आओगी मेरे लिए, और तुम मेरे पास आ गई हो, और उस शैतान ने मेरे जिस्म और मेरी रूह को लहूलुहान कर दिया। उस शैतान ने मेरे जिस्म को नोच डाला। और जब सुबह हुई, रस्म के हवाले से मुझे अपने माँ बाप के घर जाने था, और जब मैं अपने माँ बाप के घर गई तो ऐसी ख़त्म हो चुकी थी, ना खाना ना पीना ना बोलना, मेरा अंदर, मेरा मन, मेरी रूह, मेरा जिस्म सब मर चुका था। शायद ये शैतान ना आता तो मैं खुदकुशी कर लेती। इस शैतान ने तो मेरी रूह को, मेरे जिस्म को ऐसा जख्म दे डाला था कि खुदकुशी भी छोटी रह गई थी और मैं एक गुमसुम सी जिंदा लाश बन गई। और 2 दिन के बाद मेरे उसी शौहर ने, जिसको पता लगा कि उसकी बीवी के साथ ये हुआ है कि वो शराब पी के बेहोश हो गया था और उसकी बीवी के साथ ये हो चुका है, उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। उसने खुदकुशी कर ली। और जब मुझे पता लगा वो मर गया, तो उसी वक्त खुदकुशी का सुनते ही मेरे दिल में आया कि मैं क्यों जिंदा हूं, इस वजूद का क्या करना है। मैंने अपने वजूद को ख़त्म कर दिया। एक जहर का प्याला मैंने ऐसा पिया कि मैं भी इस दुनिया से अलग हो गई, मुझे इस दुनिया से मुक्ति मिल गई। हां, मैं मर गई। यहां तक कहानी सुनते हुए सामने बैठा हुआ जो असल में सगीर था, जिसको वो मोहन कह रही थी, वो बोला, अगर तुम मर गई तो अब वापस क्यों आई हो, और मुझे मोहन क्यों कह रही हो, और मैं मोहन के हुलिये में क्यों हूं? तो वो बोली, एक बदला रहता है। जब मैंने मरने लगी थी तो उसी वक्त मैंने एक कसम खाई थी कि कार्तिक और कार्तिक की नस्ल में भी जितने मर्द होंगे उनको खत्म कर दूंगी। उसकी नस्ल में अभी 2 मर्द रहते हैं, बाकी मैंने अपना बदला पूरा कर लिया था, लेकिन वो मेरा बदला अभी रहता है। तो मैं फिर से वापस आई हूं अपना बदला लेने के लिए, और उसी के लिए तुम्हें अपना शौहर कहा है। तुम्हें अपना शौहर मोहन बना के साथ लेके जाऊंगी। मुझसे क्या काम लेना है, सगीर बोला। वो बोली, तुम्हें सिर्फ कुछ टाइम के लिए मेरा पति बनना है, मेरे साथ रहना है। जहां मैं तुम्हें लेके जाऊंगी वो जानते हैं कि मेरी 1 महीने पहले शादी हुई है और मैं अपने पति के साथ मिलने के लिए आ रही हूं। तुम ही मेरे पति होगे और 1 महीने के बाद तुम जा सकते हो। उसके बदले तुम मुझसे जेवरात मांगना चाहोगे तो जेवरात ले सकते हो, दौलत मांगना चाहते हो तो दौलत ले सकते हो। सिर्फ 1 महीने तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैंने कहा, इसकी क्या गारंटी है कि 1 महीने बाद तुम मुझे छोड़ दोगी? वो बोली, मुझ पे एतमाद करो, 1 महीने बाद मैं वाकई तुम्हें छोड़ दूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है और तुम्हारा वजूद तुम्हारे हवाले कर दूंगी। उसके बाद अब मैं बिल्कुल आजाद था, लेकिन आजाद कहां पे था? मेरा वजूद तो उस बॉक्स के अंदर था। मैं तो मोहन था, वापस भी जाता, भागता भी तो कौन मुझे पहचानता? मेरा तो हुलिया ही बदल चुका था, सिवाय आवाज के। आवाज से कैसे मैं किसी को यकीन दिलाता? सो मुझे उसकी बात पे यकीन करना पड़ा। अब हमने जहां पहुंचना था उसने सही कहा था, वो अगले दिन की शाम को हमने पहुंचना था। वो सफर हमने इस तरह गुजारा कि ट्रेन में कई मुसाफिर आए भी गए भी, और वो इस अंदाज में दुल्हन बन के बैठती थी कि घूंघट सा अपने ऊपर डाल देती थी, एक नई नवेली दुल्हन। और जो लोग आते वो इस अंदाज में देखते कि मेरा लिबास, कि मैं एक नया दूल्हा हूं और सामने घूंघट ओढ़े बैठी मेरी दुल्हन है। वो दूसरी जगह पे बैठ जाते, हमारे करीब ना बैठते कि नए नवेली दूल्हा और दुल्हन बैठे हैं। यूं ट्रेन चलती रही। बीच में सामान बेचने वाले, चाय बेचने वाले, सिगरेट बेचने वाले आए। मैंने उनसे सिगरेट वगैरह भी लिया। सुबह हुई, हमने नाश्ता भी किया। और फिर जब शाम होने लगी, हमारा स्टेशन करीब आने लगा, तो मैंने वॉशरूम की तरफ गया और वॉशरूम से जैसे वापस आया तो मैंने देखा वही देविया अपनी जगह पे मौजूद थी, लेकिन लिबास उसका फिर से बदल चुका था। वो एक मॉडर्न लड़की बन चुकी थी। चेहरा वही था, बाल उसके कटे हुए थे इंतहाई। पहले लंबे लंबे बालों के साथ थी, अब एक मॉडर्न बाल जो कटे हुए होते हैं वैसे बाल थे। उसका मेकअप, उसके हाथों में पहनी हुई चूड़ियां, वो सब कुछ बदल गया था।
मैं एकदम से चौंका और उसको देख के बोला, ये तुम ही हो ना देविया? वो बोली, हाँ मैं ही हूं, परेशान क्यों हो गए? मैंने कहा ये कैसा हुलिया है? वो बोली, मैं लंदन से आई हूं, मैं लंदन पढ़ने के लिए गई थी और लंदन से आई हूं, इसलिए एक मॉडर्न हुलिया है मेरा। घबराओ मत, बाकी बातें मैं तुम्हें वहीं पे बता दूंगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने फौरी तौर पे मुझे कहा कि मैंने तुमसे एग्रीमेंट किया है, हम मियाँ बीवी जरूर हैं, लेकिन तुम मेरे वजूद को हाथ नहीं लगाओगे, तो प्लीज ये हाथ पीछे करो। सगीर कहता है मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं समझ गया था मुझे उसके साथ सिर्फ एक शौहर बन के रहना था, उसके करीब नहीं होना था। वो स्टेशन आ गया, कुली को बुलाया गया, कुली ने मेरा और उनका सामान उठाया। वो बैग भी उठा लिया गया जिसके अंदर मेरा वजूद था, इसके अंदर मेरी आजादी थी। हम जब नीचे उतरे, ये एक बड़ा सा सिटी था, मुख्तलिफ रक्शे गाड़ियां आ जा रहे थे। मैंने कहा किसी रक्शे को आवाज दूं, तो बोली नहीं, इंतजार करो। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी सी काली सी गाड़ी हमारे करीब आके रुकी और उसमें से एक नौजवान लड़का बेहतरीन लिबास पहने हुए आया और बोला, देविया बाजी? वो बोली हाँ, और उसका नाम लिया कबीर। कबीर? तो आगे से बोला, जी हाँ, प्रिया का भाई। तो वो उससे मिली और बहुत अच्छी तरीके से उसने भी आदाब किया, झुक के सलाम किया और मुझसे हाथ मिलाया कि ये हमारे जीजा जी हैं, कैसे हैं आप? मैंने कहा मैं ठीक हूं। दुआ सलाम हुई, सामान उठा के उसने गाड़ी में रखा और यूं हमारी गाड़ी रवाना हो गई। हमारी गाड़ी सफर करते करते एक बड़े सी हवेली के सामने जाके रुकी। कबीर बोला, आप अंदर चलिए, मैं सामान रखवा देता हूं। हम अंदर जब दाखिल हुए तो वो उसकी एक दोस्त थी प्रिया, जिसके घर में हम दाखिल हो रहे थे। घर वालों ने हमारा एक बेहतरीन इस्तकबाल किया। सब बहुत हंसमुख, बहुत ही अच्छी शक्ल सूरत के मालिक, हवेली में रहने वाले लोग, लिबास उनका बेहतरीन और मेरा भी जो लिबास था वो एक बेहतरीन लिबास था। सब ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और उससे पहले ही देविया मुझे बता चुकी थी कि कैसे उसकी प्रिया के साथ दोस्ती हुई और कैसे वो एक दूसरे को जानते हैं। वो 8 साल बाद लंदन से आई है और ये उसकी दोस्त उनसे 8 साल बाद मिल रही है। बहुत सारी बातें जो थी मुझे पहले से पता होनी चाहिए थी, सो मुझे देविया ने सारी बातें बता दी। बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिला और सारा दिन हमने उनके साथ गुजारा। जब रात हुई हम उस कमरे में पहुंच गए जो मेरी और मेरी बीवी के लिए कमरा था, यानी कि मोहन और देविया के लिए। मैं जब अंदर पहुंचा कमरे के अंदर, देविया पहले से मौजूद थी। तो मुझसे बोली, हाँ तो फिर मिशन के लिए तैयार हो मोहन? मैंने कहा हाँ मैं तैयार हूं, लेकिन तुमने मुझे मिशन बताया नहीं। वो बोली, इसी गांव के अंदर उसी कार्तिक के नस्ल में से कुछ लोग हैं जो अभी भी बच गए थे मुझसे। कार्तिक से तो मैंने मरने के बाद बदला ले लिया, लेकिन उसकी नस्ल से अभी बदला लेना है। मैंने औरतों को कुछ नहीं कहा, मर्दों को नहीं छोड़ना। उसके 2 पोते और वो हैं जिनको फिर से मैंने अपनी इंतकाम की आग बुझानी है। मैंने कहा मुझे क्या करना होगा? उसने कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारा काम इतना है कि तुम्हें उनको बांधना होगा, बाकी काम मैं खुद करूंगी। तो मैंने कहा ये काम तो तुम खुद भी कर सकती थी, बांधने का काम क्यों? उसने कहा इसलिए कि इस गांव में जिस अंदाज में मैंने आना था, ये भी एक राज है, तुम्हें एंड पे बताऊंगी, फिलहाल तुम तैयार हो? मैंने कहा हाँ। क्या आज रात से? कहती है नहीं, आज रात को सोना है, कल से हम ये काम करेंगे। अगले दिन जब हम उठे, नाश्ता वगैरह किया, तो हमें घुमाने फिराने के लिए ले गए। सारा गांव इधर उधर घुमाते फिराते रहे और मुझे इतना पता लग गया था कि वहीं पे कार्तिक लोगों की हवेली आज भी मौजूद थी। मैं सबसे मिला, 2-3 दिन हमने कोई भी काम नहीं आया। चौथे दिन तकरीबन मुझे बोली, आज तैयार रहना, मैं आज मिशन पे निकलूंगी। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा मैं घूमने फिरने के बहाने जाऊंगी और एक बूढ़ा जो उसी कार्तिक की नस्ल में से मर्द ही है, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है, पहला मेरा वो शिकार है। तो मैंने पूछा कैसे शिकार करोगे? उसने कहा वो आज भी दौलत का लालची है, इतना दौलत होने के बावजूद फिर भी उसको दौलत चाहिए। और मैं
उससे मिलूंगी और उससे मिलने के बाद उसको बोलूंगी कि कैसे मैं ऐसे जादूगर को जानती हूं जो उसको चिल्ला करके बेइंतहा दौलत दे सकता है। अगर वो उसके आगे गिड़गिड़ाए और उससे मिले तो वो उसको दौलत दे सकता है। इस तरह मैं उसको घेर के लाऊंगी और उससे कहूंगी शर्त यह है तुम्हें अकेले आना है, किसी और के साथ नहीं। मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी और रात को मैं उसको खेतों के पास लेके आऊंगी। वहां पे तुम छुपे होगे, तुम्हारे पास एक रस्सा होगा और आंखों पे बांधने के लिए पट्टी, और बाकी काम मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। उस शाम वो निकल गई और जब वापस आई तो मुझसे बोली काम तैयार है। वो मान गया है। वो एक इंतहाई लालची शख्स था। जब उसने मुझे देखा तो वैसे दुआ सलाम के लिए रुका और उसे मैंने बातों बातों में कहा कि मैं यहाँ आई हूँ, एक मेरे उस्ताद हैं बहुत बड़े और वो जादूगर हैं, मैं लंदन से आई हूँ उनसे मिलने के लिए। मैं उनसे पहले भी बहुत कुछ सीखा है और उनसे मज़ीद सीखने के लिए आई हूँ। मुझसे बातें करना शुरू हो गया कि वो कैसे जादूगर हैं, क्या सिखाते हैं। तो मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे ऐसे। तो बोला क्या मैं सीख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ आप सीख सकते हैं, लेकिन शर्त यह अगर आपने सीखना है तो मैं रात को मिलूंगी, आपको रात को आना होगा। तो उसके लिए तैयार हो गया है, तुम उसके लिए तैयार हो? मैंने कहा हाँ मैं उसके लिए तैयार हूँ। सो उस रात हम दोनों उस घर से खामोशी से बाहर निकले। वो मुझे लेके एक ऐसे रास्ते पे पहुंची जहाँ पे एक पानी का बड़ा सा तालाब सा था और वहाँ पे ज़मीन काफ़ी ऊंची थी। मुझे उसने एक जगह पे छुपा दिया और कहा यहीं पे मेरा इंतज़ार करना, मैं उसको लेकर आती हूँ। मैं वहाँ पे छुपा रहा। थोड़ी ही देर के बाद मुझे दो लोगों के चलने की आवाज़ आई और मैंने जब उठ के देखा तो वो देविया और कोई एक और बूढ़ा शख्स चलता हुआ आ रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब से गुजरे तो देविया मुझे समझा चुकी थी। मैं पीछे से बाहर निकला और मैंने जल्दी से उसके बाजू पकड़े और उसके मुंह पे हाथ रख दिया। हम दोनों ने उसको बांधा। वो फुर्तीला था, बूढ़ा होने के बावजूद काफ़ी फुर्तीला था। देविया ने उसको काफ़ी अच्छी तरीके बांध दिया और उसके मुंह पे और आंखों पे पट्टी बांध दी गई। उसके बाद देविया ने कहा हाँ तैयार हो? मैंने कहा हाँ तैयार हूं। मुझे समझा चुकी थी कि ठीक है इसकी बलि चढ़ा दो, ये बूढ़ा हमारा शिकार था, मैं इसको ले आई हूं। हमारे जादू के लिए एक इंसान की बलि चाहिए थी, एक बूढ़े का खून, तो इसको बलि चढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है मैं तैयार हूं। उसने कहा चढ़ाओ। एक गर्म पानी की बोतल जिसमें से हल्का हल्का नीम गर्म जैसे पानी होता है इसी तरह का पानी, और हल्का सा उसी पानी के अंदर रेड कलर का जिस तरह एक लेसदार कोई चीज़ होती है वो बोतल वो लेके आई थी। एक छुरी जो उसकी आंखें अभी हमने बांधी नहीं थी मेरे हाथ में थी, वो देख चुका था कि मेरे हाथ में छुरी है। तो मैंने क्या किया, जब उसकी आंखें और हाथ बांधे हुए थे तो उसकी छुरी गले पे रखी ऐसे जैसे मैं उसका गला काटने लगा हूं, लेकिन वो छुरी इतनी कुंद थी, वो काटने वाली नहीं थी। मैं काटता भी सही तो वो खराश भी ना डालती, इतनी वो थी। लेकिन मैंने फौरी तौर पर उसकी गर्दन पे ऐसे छुरी चलानी शुरू कर दी और ऊपर से वो पानी की तरह का जो लिक्विड था गरम गरम वो उसके सीने पे डालती रही। एक सफेद पानी सा था, गरम पानी, लेसदार हल्का सा। वो उसके सीने पे जैसे ही गिरा उसको लगा कि उसका गला कट रहा है और उसमें से खून टपक रहा है। पहले ही जब उसने सुन लिया था कि उसकी बलि चढ़ाई जाने लगी है, उसको बांध दिया गया है, उसकी दिल की धड़कन पहले ही बहुत तेज हो गई थी और जैसे ही मैंने छुरी फेरी उसके ऊपर, उसको पानी डाला गया तो उसी वक्त उसका जिस्म तड़पा, उसको दिल का दौरा पड़ा था। खौफ से दिल का दौरा पड़ा और वहीं पे वो गिर गया। उसके हाथ और बाजू और आंखें जो हमने बांधी थी वो सारा कुछ हटा लिया, उसके मुर्दा वजूद को वहीं पे फेंका और हम घर आ गए। अगले दिन ये खबर हर जगह पे फैल चुकी थी कि कार्तिक का एक पोता जो था, रात को पता नहीं कोई जानवर लड़ा है, किसी खौफनाक चीज को देखा है या क्या हुआ है कि वो मुर्दा पाया गया है। उसके जिस्म पे कोई जख्म नहीं था, कोई सांप के डसने का जख्म नहीं था, कोई मार पीट नहीं थी, यहां तक कि एक बड़े खानदान से था। उसका जो पोस्टमार्टम करवाया गया तो उसमें कुछ भी नहीं था। वजह बताई गई थी दिल की धड़कन बंद होना, दिल का दौरा पड़ना, और ये आम सी बात थी, वो मर चुका था। अब उसने कहा कुछ दिन तक हमें खामोश रहना होगा क्योंकि दूसरे शिकार को लाने में मुझे टाइम लगेगा। 8, 10 दिन, 15 दिन हमें सुकून से बैठे रहे और वो बोली अब काफ़ी गांव में हालात बेहतर हो चुके हैं, खौफ कम हो चुका है। वैसे भी एक बूढ़ा था, घर वाले उससे तंग थे, वो मर चुका है, किसी को कुछ ज़्यादा फिक्र नहीं हुई। अब 15 दिन हो गए हैं, माहौल ठंडा हो चुका है, तो अब मुझे दूसरे को लेके आना है। वो इसी तरह एक शाम को निकली और वापस आई और बोली आज शिकार हाथ नहीं आया, कल फिर जाऊंगी। अगले दिन वो फिर गई, शिकार हाथ नहीं आया। तीसरे दिन जब वो गई तो उसने मुझे आके बताया शिकार आज हाथ आ गया है, ये भी एक बूढ़ा ही है, आज मिलने के लिए आएगा। मैंने उससे पूछा
ये काम तो तुम खुद भी कर सकती थी। उसने कहा, तुमसे मैंने एक वादा लिया था मोहन कि मेरे जिस्म को छूना मत। इसको पकड़ते हुए बांधते हुए ये मेरे जिस्म को छूता या मेरे जिस्म को हाथ लगाता तो मेरी रूह बेचैन हो जाती। मेरी रूह को किसी ने हाथ नहीं लगाया, तुम भी हाथ नहीं लगा सकते, तो इस शैतान की नस्ल में से कोई मेरे वजूद को हाथ लगाए, इसलिए मुझे तुम्हारा सहारा लेना पड़ा है। तुम एक सेहतमंद हट्टे कटे इंसान हो, तुम्हारे आगे ये बूढ़े, और तुम्हारे ऊपर मुझे एतमाद हो गया था, इसलिए तुम्हें मैंने अपना राजदार बनाया। फिर से उसी रात वैसा ही हुआ। वो उसको लेकर आई, मैंने उसे पकड़ा और सिर्फ वही बातें उसके आगे। ये थोड़ा सा फुर्तीला था उससे, लेकिन बांधा गया। और उसने कहा, हाँ, शैतान के आगे इसकी बलि चढ़ानी है। और उसको हमने एक बोतल के अंदर जो खून लेके वो आती थी, वो दिखाने के लिए एक गर्म पानी जो होता था, वो इतना नीम गर्म पानी होता था कि अगर उसके ऊपर डाला जाए तो महसूस हो जैसे उसके जिस्म में से गर्म गर्म खून निकला है। और एक पानी की और एक बोतल जिसमें से खून होता था कि ये भी साथ में इसके खून के साथ मिक्स कर देना। ये दोनों की, ये पहले की है जो इसका पहला हमने मारा है। ये ज़रा फुर्तीला था, जो पहले हमने मारा था वो बहुत बूढ़ा था, ये उससे थोड़ा सा जवान था ये भी बूढ़ा, कि उसका नाम लेके बोली, वो जो उसको हमने मारा था ये उसकी बलि का खून है, और इसकी बलि का खून भी सारा निकाल के मिक्स करके चढ़ाना है, क्योंकि इसी खानदान के 2 लोगों की बलि चढ़ानी है। ये बातों से इतना डर गया कि उसके बाद भी जब हमने इसी तरह उसके ऊपर छुरी घुमाई और पानी डाला, वो इतना डर गया कि ये थोड़ी देर और फड़कता रहा, लेकिन उसके बाद ये भी दिल का दौरा पड़ने से मर गया। उसके बाद हम वापस आ गए। जब हम वापस आए और हम कुछ देर वहीं पे रहे, किसी को भी हमारे ऊपर शक नहीं किया। बहुत आओ भगत की उन लोगों ने, और उसके बाद उन्होंने कहा हमें इजाज़त चाहिए, क्योंकि महीना हो गया था, हम महीना रहने के लिए यहाँ पे आए थे। हमने उनसे इजाज़त चाहिए, वो हमें स्टेशन पे छोड़ने के लिए आए। उन्होंने हमें ट्रेन के अंदर सवार किया और हम ट्रेन के अंदर सवार हो गए। मैं और देविया आप ट्रेन के अंदर बैठे थे, तो मैंने देविया से कहा, मेरा काम तो मुकम्मल हो गया, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तो वो बोली, बस आराम से बैठो, अभी बता देती हूँ। हम दोनों खामोश रहे कि मुझे कब आंख लग गई मुझे नहीं पता, और जब मेरी आंख खुली तो देविया जा चुकी थी। उसका बैग भी वहां पे नहीं था, मेरा बैग सिर्फ वहां पे पड़ा हुआ था। और मैं जल्दी से उठा, भागता हुआ अंदर गया, जाके अपने वजूद को देखा तो मेरा वजूद वापस उसी सगीर की तरह का हो चुका था। मेरे चेहरे पे उसी तरह सर के ऊपर बाल आ चुके थे, जैसे पहले गंज और चुटिया सी थी, अब पहले की तरह बाल आ गए थे। मेरा सगीर वाला चेहरा, मेरा लिबास, सब कुछ वापस आ गया था। और मैं भागता हुआ अपने बैग के पास आया तो मेरा बैग भी मौजूद था। पूरे डब्बे में मैंने देखा देविया नहीं थी, वो जा चुकी थी। खैर मैं अपने घर पहुंचा, मैंने अपना सामान उठाया। मेरी बीवी जा चुकी थी गांव से, मुझे ढूंढते हुए शहर के रिपोर्ट दर्ज करवा सके। और मैं अपने शहर जब पहुंचा तो मेरी बीवी देख के मुझे खुश भी हुई और परेशान भी। मैं कहाँ था, कहाँ चला गया? मैंने उसे कहा मैं बताता हूँ। और फिर मैंने अपने बैग को खोला तो ये देख के हैरान रह गया कि मेरे बैग के अंदर नोटों की गड्डियां थीं, बेइंतहा नोट रखे हुए थे, और वहीं पे एक खत भी था, देविया का खत। मैंने देविया से एक फिक्रा कहा था, जब मैंने उसे कहा था अब आगे क्या करना है, तो उसने कहा था बताती हूं। तो मैंने उससे कहा था कि हम दोबारा कभी मिलेंगे, काम तो खत्म हो गया। तो वो बोली इसका भी जवाब देती हूं। तो उसी खत में उसने जवाब दिया था हम दोबारा कभी नहीं मिल सकेंगे। मैं भी एक वक्त के लिए आई थी अपना बदला लेने के लिए, और तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे तुम्हारे ऊपर एतमाद करना पड़ा और ये राज तुम्हें बताना पड़ा, और तुमसे ये काम लिया। और जैसे मैंने तुमसे कहा था इस काम के बदले में तुम्हें पैसा दूंगी, ये रहा तुम्हारा मुआवजा। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, देविया। मैंने वो खत अपनी बीवी को पढ़ाया और वो दौलत देख के हैरान रह गई और उसको सब कुछ बताया तो उसको यकीन नहीं आया। मैंने कहा लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, इतनी दौलत मैं कहां से लेके आया हूं, वो मुझे दे के गई है। और हम दोनों ने फिर प्रोग्राम बनाया, हमें वापस चलना चाहिए उसी गांव जहां हम गए थे। क्या वहां पे ये कोई वाकया हुआ है या वहां पे कुछ ऐसा था, हमें सब कुछ देखना चाहिए। और कुछ दिनों के बाद हम दोनों मियाँ बीवी उसी गांव की तरफ रवाना हुए जहां मैं और देविया पहुंचे थे। वहां प्रिया का भाई कबीर हमें लेने के लिए आया था। हम दोनों, पैसा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गया था, हम वहाँ पहुँचे, और जब हम वहाँ पे उतरे और ढूंढते ढूंढते उस घर तक पहुँचे तो वो वाकई घर वहाँ पे मौजूद था।
और उस घर का दरवाज़ा खटखटाने पे जो लड़का बाहर निकला वो कोई और नहीं कबीर था, लेकिन एक बूढ़ा कबीर। और मैं हैरान रह गया। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया और मैंने उसे कहा, आप कबीर हो ना? उसने मेरी तरफ देखा और हैरान हुआ और कहा, हाँ मैं कबीर हूं, लेकिन आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? मैंने कहा, मैं देविया का क्लास फेलो हूं। आपको देविया याद है ना? वो अपने दिमाग पे जोर दे के बोला, हाँ हाँ देविया बेटी, वो बहुत सालों पहले आई थी, अपने शौहर के साथ, मोहन के साथ आई थी, हमारे घर में 1 महीना रही थी और फिर वो चली गई। और वहां उससे बातें करके जो मुझे अंदाजा हुआ कि ये कहानी जो मैं और देविया अभी कुछ अरसा पहले वहां पे करके आए थे, वो कई साल पहलों की कहानी थी। अब तो वो कबीर भी बूढ़ा हो गया था। उसकी वो बहन प्रिया जिसके घर में हम रहे थे, जो उस वक्त शादीशुदा नहीं थी, अब वो खुद बच्चों की माँ और शादीशुदा थी और बूढ़ी हो चुकी थी। और जो मैंने वो हमें घर लेके गया, क्योंकि मेरी और मेरी बीवी मेरी साथ थी, हमने बेहतरीन लिबास पहने हुए थे। और जब मैंने उनको बताया कि मैं प्रिया के दौर का क्लास फेलो था, तो वो हमें अपने घर लेके गए। तो वो कमरा, वो जगह मैं अपनी बीवी को बताता गया और सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने देखा था कि इस जगह पे किचन है, इस जगह पे ये है, इस जगह पे ये है। पूरा घर में फिरा था। मेरी बीवी भी हैरान थी, लेकिन वो बता रहा था कि हाँ, मोहन और देविया कई सालों पहले आए थे। और बहुत सारी चीज़ें जो हमने वहाँ पे देखी और बैठ के जो वाक़यात डिस्कस किए, तो पता लगा वाकई कार्तिक की फैमिली के 2 बूढ़े जो थे, जो उसकी नस्ल में से बच गए थे मर्दों में, वो भी दोनों मारे गए थे। और वो कई साल पहले की बात थी। दोनों को ही दिल का दौरा पड़ा था और आज तक उनकी मौत की वजह नहीं पता लग सकी थी। पुलिस कई कोशिशें करती रही, लेकिन उनकी मौत नहीं पता लग सकी थी। वो जो जितनी भी बातें थीं, वो सब की सब सच थीं, झूठ कुछ भी नहीं था। सिर्फ फ़र्क ये था, कई साल पहले की बातें थीं। और जो मैं और मेरी बीवी लौट रहे थे, तो हम दोनों हैरान थे कि ये क्या माजरा है, ये क्या हुआ है। और हमने घर पहुंच गए और मेरी बीवी को यकीन आ गया कि हाँ, मैं किसी और दुनिया में गया था, पैसा भी उसी और दुनिया से लेके आया। और वो सब गवाहियां जो वहां पहुंच के मेरी बीवी ने अपने कानों से सुनी थी, उसको यकीन आ गया कि मैं सब कुछ सच बता रहा हूं। लेकिन जो चंद दिनों पहले की बात थी, वो कई साल पहलों हो चुकी थी। और मोहन ही गया था और देविया ही गई थी। और उसकी शक्ल सूरत भी बैठ के मैंने अपनी बीवी को समझाने के लिए कि ऐसी शक्ल थी, ऐसी थी, ऐसी थी, वो लोग भी बोलते थे हाँ ऐसी ही थी। और मेरी बीवी को भी यकीन आ गया कि सगीर झूठ नहीं बोल रहा। वो देविया सगीर को ही मोहन बनाकर लेकर गई थी और अपना बदला लेके तो वापस चली गई थी। और महीना गुजार के जो सगीर अपने घर पहुंचा था, तो वो महीने बाद नहीं पहुंचा था। उस गांव में वो कई साल पहले हो आया था और बीवी के पास सिर्फ 1 महीने बाद पहुंचा था। बीवी के दिल में सिर्फ एक सवाल था जो आज भी उलझा हुआ है कि वो घर से तो सिर्फ 1 महीना दूर रहा था, फिर उस गांव में कई साल पहले कैसे पहुंचा था। और देविया अपना इंतकाम पूरा कर चुकी थी।